जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जूरिस्प्रूडेंस की एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं जो डियाज साहब की किताब है उससे आपको पढ़ाया जाए। और आप जानते हैं डियाज साहब की किताब जो है वो स्टैंडर्ड मानी जाती है। इट्स नॉट ईजी राइट, परंतु ये है कि अगर हम डियाज साहब की किताब समझ जाएँ तो हमारा जूरिस्प्रूडेंस यानी कि जो हमारी लॉ की समझ है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज लेक्चर 2 है, तो मैं एक निवेदन करता हूँ, लेक्चर 2 से पहले जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा वो पहले लेक्चर 1 देख लीजिएगा राइट। तो आइए आज बात करते हैं लेक्चर 2 की। तो लेक्चर 2 में हमारा जो पैराग्राफ हम उठाएंगे वो ये है, जो बात करता है कि जो लैटिन एक्सप्रेशन है जूरिस्प्रूडेंशिया, यानी कि ये लैटिन शब्द से निकला हुआ है, पता चल रहा है। पर यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि रोमन जूरिस्ट जो हैं उन्होंने कभी इसको डेवलप नहीं किया है एज अ सब्जेक्ट राइट। ये चीज़ हम देखेंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से जो जूरिस्प्रूडेंस है वो ब्रांच ऑफ लॉ की तरफ आता है, या हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इसने जो अन्य सब्जेक्ट हैं उसकी हेल्प करी है। तो इस तरह से हम चर्चा करने वाले हैं राइट। तो आइए शुरू करते हैं, इसको एक सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है कि जो बताया गया आपको एक क्वेश्चन है, व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस। jurisprudence originally means, क्योंकि कल वाला जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने कहा था कि व्हाट इज jurisprudence जो होगा वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा राइट। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डज jurisprudence originally means। ओरिजिनली क्या मतलब था इसका। तो यहाँ पर यह है कि ओरिजिनली इसका जो मतलब है अगर हम देखें तो ये jurisprudence जो वर्ड है, jurisprudence जो वर्ड है राइट, ये कहाँ से आया है? ये लैटिन से आया है राइट। अब लैटिन जो एक भाषा है, जब बहुत बड़ा माइटी रोमन अम्पायर हुआ करता था, बहुत बड़ा माइटी रोमन अम्पायर। अब माइटी रोमन अम्पायर से मेरा क्या मतलब है? माइटी मतलब होता है विशालकाय। और अगर मैं सतीश चंद्र जी की किताब देखूं तो थर्ड क्वार्टर ऑफ सिक्स सेंचुरी मतलब 550 से 575 के सीई, जिसे आप एडी भी बोलते हैं। तो थर्ड क्वार्टर ऑफ सिक्स सेंचुरी में ये विभाजित हो गया था, बहुत बड़ा विशालकाय रोमन साम्राज्य, माइटी रोमन अम्पायर क्या हो गया था? टूट गया था ईस्टर्न और वेस्टर्न में। परंतु यहाँ पर लैटिन का ये मतलब होता है कि चाहे वो माइटी रोमन अम्पायर था जिसकी राजधानी कहीं ना कहीं एक तरह से रोम थी, और जब ये विभाजन हुआ माइटी रोमन अम्पायर का, पूर्वी वाला हिस्सा बना, उसकी राजधानी बनी कॉन्स्टेंटिनोपोल, जिसे हिंदी में कस्तुनतुनिया कहते हैं, और पश्चिम वाली राजधानी बनी रोम। तो असल में रोम को ही आपने कंसिडर करना है। रोम में जो एक प्रिविलेज क्लास थी, या जो भी वहाँ के जो फेमस साहित्य का उच्चारण किया जाता था वो एक लैटिन भाषा में किया जाता था। लैटिन एक एक प्रिविलेज क्लास के पास ज़्यादा रहती थी। तो इसीलिए जो जुरिस्प्रूडेंस है इसका जो उद्गम हुआ है, जो ये निकला है, ये लैटिन से निकला है ठीक है। और लैटिन यानी कि रोम वाले इस्तेमाल करते हैं लैटिन। अब देखिए इसमें क्या है, आगे क्या बताया गया है कि जो जुरिस्प्रूडेंस है वो लैटिन शब्द से आया है ठीक है। और इसका अर्थ है, अगर मैं इसको देखूँ इंग्लिश में इसका क्या अर्थ निकल के आता है, इंग्लिश में यह है नॉलेज ऑफ लॉ। नॉलेज ऑफ लॉ, ये इसमें इंग्लिश में इसका अर्थ निकल के आता है, नॉलेज ऑफ लॉ। या एक और है स्किल इन लॉ, या तो नॉलेज ऑफ लॉ या स्किल इन लॉ। तो देखिए जो भी लॉ को समझना चाहता है तो उसके लिए जुरिस्प्रूडेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पर से हमने क्या डिराइव किया फॉर्मूला, हमने ये डिराइव किया कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो जुरिस्प्रूडेंस है ये एक लैटिन शब्द से निकला है, और ये इसका इंग्लिश में मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ एंड स्किल इन लॉ, ये इसका मतलब होता है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या समझ में आता है। आगे हमें ये समझ में आता है कि अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे डियाज साहब ने उठाया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो डियाज साहब ने उठाया है वो उठाया है कि जो ये वर्ड है, जो जुरिस्प्रूडेंस है, ये वर्ड ये लैटिन में तो है, लैटिन में है, परंतु जितने भी रोमन जूरिस्ट थे
यहाँ पर जुरिस्ट का मतलब है जो उस समय का जो विधि थी, जो कानून व्यवस्था थी, उसमें सक्षम थे, काफ़ी एक्सपर्ट थे। तो जो रोमन जुरिस्ट थे उन्होंने नेवर डेवलप्ड jurisprudence never developed jurisprudence a separate theoretical subject। ठीक है, यानी कि अभी मैंने बताया ये एक लैटिन शब्द से आया है जुरिस्प्रूडेंस, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ या स्किल एंड नॉलेज। परंतु हमें ये भी समझना है जितने भी रोमन जुरिस्ट थे उस समय के, उन्होंने कभी भी जुरिस्प्रूडेंस को एक अलग सब्जेक्ट की तरह नहीं रखा। आज वर्तमान में आप देखेंगे जुरिस्प्रूडेंस को एक अलग सब्जेक्ट की तरह रखा जाता है। जैसे तभी मैं आपको जुरिस्प्रूडेंस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जुरिस्प्रूडेंस पे चर्चा कर रहा हूँ, परंतु उसमें ऐसा नहीं था जैसे आजकल किया जाता है उस समय। अगर इसको भारत के उपलक्ष्य में भी हम देखें, जैसे मेरा जो लेक्चर 1 था उसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि विधि क्या होती है, कानून क्या होता है, इस पे चर्चा हमें दिख जाती है कानून के बारे में, परंतु उसके लिए अलग से कोई भी साहित्य नहीं लिखा गया अलग से। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे धर्मशास्त्र की मैंने बात करी थी, धर्मशास्त्र जहाँ मैंने आपको बताया था मनु हो गया या यज्ञवल्क्य हो गया, उनके द्वारा लिखा गया। पर आपने देखा होगा धर्मशास्त्र में ही लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, परंतु अलग से इस पे चर्चा नहीं थी, अलग से साहित्य नहीं बनाया गया था। वैसे ही कौटिल्य साहब जो हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र दिया था, कौटिल्य साहब ने अर्थशास्त्र दिया था, उसमें भी आपने देखा था कि उसमें भी अलग से इस विषय को अलग से चर्चा नहीं की गई थी, अर्थशास्त्र में ही विधि के बारे में जिक्र था। राइट। तो ये अगर बात की जाए कि जैसे चाहे मैं रोमन साम्राज्य को लूँ, रोमन के जूरिस्ट को लूँ, या हम भारत के प्राचीन इतिहास को देखें, तो वहाँ पर हमें दिखता है कि कानून को समझाने के लिए अलग से कोई भी साहित्य नहीं लिखा गया, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस को नहीं लिखा गया। राइट। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे डियाज साहब क्यों बताते हैं। अब जैसे हमारे मन में प्रश्न आता है ऐसा क्यों का जिक्र ज़्यादा तो हमें डियाज साहब की किताब में नहीं मिलता। फिर भी हम जब इसको पूरा पढ़ लेंगे तो हम कुछ ना कुछ इसमें एक एजम्पशन, एक धारणा, एक नोशन लेके आएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है, आगे बात की गई है। तो पहली चर्चा तो हमने कर ली है, व्हाट डज जूरिस्प्रूडेंस ओरिजिनली मीन, जूरिस्प्रूडेंस का एक ओरिजिनली क्या मतलब होता है। तो हमने देख ही लिया, लैटिन शब्द से आया है और जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल इन लॉ। अब जो दूसरी चर्चा हम करेंगे एज पर डियाज साहब, जूरिस्प्रूडेंस as explanation of a branch of law इसके आगे हम लिखेंगे ओल्डर यूसेज। अब इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। यहाँ पर है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है एज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ब्रांच ऑफ लॉ ओल्डर यूसेज, यानी कि आजकल इसका ऐसे इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे डियाज साहब ने जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है, जैसे पुराने समय में एक था आपका इक्विटी जूरिस्प्रूडेंस। अब देखिए यहाँ पर सिंगल जूरिस्प्रूडेंस नहीं लिखा है, उसको लिंक किया गया है इक्विटी से। यहाँ पर क्या था, ये किताब थी इक्विटी जूरिस्प्रूडेंस करके किताब थी, जो किस में थी, इक्विटी लॉ में, इक्विटी लॉ। अब इक्विटी क्या होता है, इक्विटी में एक शेयर होता है, एक हिस्सा होता है, उसे हम इक्विटी कहते हैं। तो उसमें जो भी उससे संबंधित जो भी कानून थे उसका जिक्र इस किताब में मिला था, तो इसे कहा गया इक्विटी जूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि जूरिस्प्रूडेंस को एक सेपरेट तरीके से नहीं लिखा गया है, जूरिस्प्रूडेंस की मदद ली गई है, जूरिस्प्रूडेंस की मदद ली गई है इक्विटी को समझाने के लिए, इक्विटी को खासकर कानूनी रूप, कानूनी बंधन जो होते हैं, ऑब्लिगेशंस जो होते हैं, शर्तें जो होती हैं, उसको समझाने के लिए। वैसे ही इंडिया में आप देख लीजिए तो हमें दिखेगा हिंदू जूरिस्प्रूडेंस, वैसे ही हमें दिखेगा मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस। तो इसमें भी देखेंगे कि हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में हिंदू जो है, हिंदू लॉ को एक्सप्लेन किया गया है। वैसे मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में मुस्लिम लॉ को एक्सप्लेन किया गया, इस्लामिक लॉ को एक्सप्लेन किया गया है। राइट। तो कुछ
अगर मैं पुरानी बातें करूं तो जुरिस्प्रूडेंस की एक 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 इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं हुआ करती थी। इसका इस्तेमाल किया जाता था किसी और मुद्दे को एक कानूनी नज़रिए से देखने का, कानूनी नज़रिए से देखने का, राइट। आज के समय में आपको ऐसा नहीं दिखता है, आज के समय में ऐसा नहीं दिखता है, राइट। आपको कोई भी लॉ बनाया जाता है या कोई भी डोमेन होता है, वहाँ पर आपको कभी ये नहीं दिखेगा कि उसके आगे जुरिस्प्रूडेंस लगा रहता है, क्योंकि आज के समय में हम जुरिस्प्रूडेंस को एक अलग लेवल में पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल वे में पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड जो डियाज साहब हमें समझाना चाह रहे थे, वो हमने समझा कि जुरिस्प्रूडेंस एज एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ब्रांच ऑफ लॉ हमें दिखता है, ओल्डर में ऐसा दिखता है, जैसे इक्विटी जुरिस्प्रूडेंस, हिंदू जुरिस्प्रूडेंस और मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस। तो हमने क्या देखा, सबसे पहला तो हमने जो पहला पॉइंट हमने उठाया था कि जुरिस्प्रूडेंस का जो ओरिजिनल मतलब क्या है, ओरिजिनल मतलब। दूसरा हमने पॉइंट उठाया कि जुरिस्प्रूडेंस जो है वो कहीं ना कहीं एक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ब्रांच ऑफ लॉ है। अब तीसरी बात जो हमारे डियाज साहब बताते हैं, हमें क्या बताते हैं, जुरिस्प्रूडेंस जुरिस्प्रूडेंस यूज्ड फॉर लीगल aspects of other subjects, राइट। अब इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। जैसे आप ऐसा समझिए कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस, जैसे वी हैव डेंटल जुरिस्प्रूडेंस, वैसे ही आर्किटेक्चरल जुरिस्प्रूडेंस। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें देखिए ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो आपके, जिसे आप कहीं ना कहीं एक तरह से साइंटिफिक कह सकते हैं, साइंटिफिक कह सकते हैं इनको, क्योंकि इनकी जो अप्रोच है वो एम्पिरिकल होती है। एम्पिरिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है, एम्पिरिकल अप्रोच का मतलब होता है जहाँ पर हम उस सब्जेक्ट को, उस विषय को तभी मानते हैं जब हमारे सेंसेस उसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे विज्ञान में जो भी हम परीक्षण करते हैं, वो परीक्षण जब तक हमारे सेंसेस जो होते हैं, जैसे देखना, सुनना, महसूस करना, ये जब तक नहीं होगा तब तक हम उसे नहीं मानते हैं। इसलिए एम्पिरिकल जो होता है, एम्पिरिकल अप्रोच क्या बनती है, एक साइंटिफिक स्टडी का आधार बनता है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे कि एम्पिरिकल मतलब होता है जहाँ पर हमारे सेंसेस उस चीज़ को बिलीव करते हैं, तभी हम उसको ट्रू मानते हैं। और इस तरह से आपको लिमिटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे सेंसेस हर चीज़ को देख पाते हैं। जैसे विबग्योर देख लीजिए, विबग्योर तक जो वेव लेंथ है उसी को हम देख सकते हैं, ना ही उससे शॉर्ट ना ही उससे लॉन्ग वेव लेंथ को हमारे सेंसेस देख सकते हैं। तो यानी कि एम्पिरिकल अप्रोच जो आगे चल के एक साइंटिफिक अप्रोच का आधार बनी, वो पूरी तरह से आपको सच नहीं दिखा सकती, क्योंकि हमारे सेंसेस की एक लिमिटेशन है। इसीलिए एम्पिरिकल अप्रोच की एक लिमिटेशन होती है, इसीलिए विज्ञान की भी एक लिमिटेशन होती है। इसीलिए विज्ञान समय समय पर अपने आप को इवॉल्व करता है, इवोल्यूशन होता रहता है विज्ञान में, राइट, क्योंकि सब निर्भर करता है हमारे सेंसेस में। तो यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं, 1 2 3, ये 3 के 3 साइंटिफिक हैं। और मैंने अभी बताया आपको, साइंटिफिक जो होता है उसका आधार होता है एम्पिरिकल अप्रोच। एम्पिरिकल अप्रोच यानी कि एम्पिरिकल अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच, ये साइंटिफिक नॉलेज का आधार होता है, राइट, एम्पिरिकल अप्रोच। अब हमें क्या देखना है, अब ये तीनों आप देख रहे होंगे, तीनों हैं साइंटिफिक, तीनों हैं साइंटिफिक। और इन तीनों को भी समझाने के लिए किस एस्पेक्ट में, लीगल एस्पेक्ट में समझाने के लिए जुरिस्प्रूडेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, जुरिस्प्रूडेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। जैसे पहले वाला जो था, पहला वाला आपको ह्यूमैनिटी वाला बताया था मैंने, जो हमने सेकंड में डिस्कस किया था, जैसे हिंदू जुरिस्प्रूडेंस, मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस, तो वहाँ पर ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड जुरिस्प्रूडेंस की मदद दी जा रही है। और वहाँ पर वो नॉर्मेटिव होता है। नॉर्मेटिव मतलब ऐसा होता है जहाँ पर आप सेंसेस से बियॉन्ड बातें करते हैं, नॉर्मेटिव। जैसे फिलोसफिकल जो एंगल होता है वो ज़्यादातर नॉर्मेटिव होता है, पर यहाँ पर आप साइंटिफिक देखिए तो साइंटिफिक में भी जुरिस्प्रूडेंस का सहायता ली जा रही है, और इसको, इनका जो लीगल एस्पेक्ट है वो समझाने का प्रयास किया जा रहा है, राइट। जैसे इसको और बेहतर समझाने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि इसको मैं रेस करता हूँ। जैसे भारत में हम देखते हैं, इसको कैसे हम समझेंगे, जैसे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूँ मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस,
मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस इन इंडिया की बात करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए एक केस है आपका, जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड जो केस है आपका, जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कब का केस है? 2005 का। इसमें क्या हुआ था कि जैकब मैथ्यू साहब के जो फादर थे, उनको कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो उनको एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया। बाद में पता चला कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं थी, जिस कारण आगे चल के जैकब मैथ्यू के जो फादर साहब थे उनकी डेथ हो गई थी। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट गया, जहाँ पर कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो मुद्दा है, जो एक मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ है, इसको कहीं ना कहीं दो में परिभाषित किया गया, क्रिमिनल और सिविल में, राइट। तो अब यहाँ से आपने देखा कि मेडिकल नेग्लिजेंस पे हमने इस पे कहीं ना कहीं इसका संबंध कैसे जोड़ा, कि मैंने अभी बताया आपको कि मेडिकल नेग्लिजेंस जब ये केस गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको दो में विभाजित किया, नेग्लिजेंस को दो में विभाजित किया, क्रिमिनल और सिविल। यानी कि जब बहुत अति होगी, डिग्री बहुत ज़्यादा होगी नेग्लिजेंस की, तब वो क्रिमिनल में आएगा, अन्यथा वो सिविल में आएगा। तो देखिए इस तरह से इसको परिभाषित किया गया, मेडिकल से जुड़े हुए जो कानून हैं उनको परिभाषित किया गया। तो ये हो गया आपका एक जुरिस्प्रूडेंस का, ठीक है। जैसे आपके एक होता है जैसे डॉक्टर्स लायबिलिटी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो देखिए इसमें भी क्या होता है, डॉक्टर्स की लायबिलिटी क्या होती है ना, कंज्यूमर के प्रति। जैसे कोई भी पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है और डॉक्टर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अगर वो डॉक्टर जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको फ़ाइन मिल सकता है, फ़ाइन उसे देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल से ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो मेडिकल डोमेन है या जो एक साइंटिफिक डोमेन है, वहाँ पर किस तरह से लॉ को जोड़ा जाता है, वहाँ पर भी लॉ को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, राइट। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि जो लोग मेडिकल करते हैं, जो लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, उनको जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जुरिस्प्रूडेंस कैसे काम करता है, जुरिस्प्रूडेंस के पीछे क्या फ़िलॉसफी होती है, वो नहीं पढ़ना होता है। उनको क्या पढ़ना होता है, बस रिलेटेड जो अप्लाइड लॉज होते हैं। अप्लाइड लॉज का मतलब होता है कि जो भी जिम्मेदारियां हैं सिर्फ उनको पढ़ना होता है, कि डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी होगी, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको क्या दंड मिलेगा, इसे अप्लाइड लॉ कहते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर चाहे मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस मैंने लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जो हमारे मेडिकल के छात्र हैं या साइंटिफिक जो स्टूडेंट होते हैं, उनको जुरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ना होता है। जुरिस्प्रूडेंस की अपनी फ़िलॉसफीज़ होती हैं, क्योंकि आगे चल के ये खुद में एक सब्जेक्ट बनेगा, तो इसको नहीं पढ़ना है। हाँ, इसने जो इस मेडिकल फील्ड में हमारे केस के अंदर अकॉर्डिंग, ये जो मेडिकल है, मेडिकल में जो अप्लाइड लॉज हैं वो पढ़ने पड़ते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखेगा। तो हमने क्या देखा, पहला वाला सेकंड वाले में हमने देखा किस तरह से नॉर्मेटिव जो है उसको भी समझाता है हमारा जुरिस्प्रूडेंस, और आगे हमने देखा एम्पेरिकल यानी कि जो साइंटिफिक होता है उसको भी समझाता है हमारा जुरिस्प्रूडेंस, राइट। और हमने ये भी देखा कि साइंस के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको सिर्फ जो एक लीगल एप्लीकेशंस होती हैं उसी को पढ़ना है, राइट। अब आगे देखिए, अब चौथी बात हमारे जो राइटर साहब हमें बताते हैं, वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि एक मिथ्या है कि jurisprudence has one proper meaning। ये एक मिथ है, ये एक मिसकंसेप्शन है, राइट। देखिए एक सिंपल सी बात है, कल भी मैंने इस पर चर्चा करी थी कि ये कहना कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, देखिए ओरिजिनली क्या है वो एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ओरिजिनली हम इसको ढूंढ सकते हैं, लैटिन से आया है। फिर हमने ये भी देखा कि रोमन जूरिस्ट ने कभी भी इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं किया, इसको हमेशा एक किसी और डोमेन से जोड़ने का प्रयास किया, राइट। जैसे भी हमने देखा नॉर्मेटिव के साथ जोड़ा या एम्पेरिकल के साथ जोड़ा। परंतु यहाँ पर देखिए, एक कल भी मैंने बताया था, समाज जो होता है वो परिवर्तनशील होता है,
तो इसी आधार पे जो कानून होते हैं वो भी परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए जुरिस्प्रूडेंस जो कानून को समझाता है वो भी परिवर्तनशील होगा। तो इस देखिए यहाँ पर जुरिस्प्रूडेंस हैज़ वन प्रॉपर मीनिंग, ये एक मिसकंसेप्शन है। क्योंकि देखिए लॉ क्या होता है, लॉ में अगर आप देखेंगे किसी शब्द का अलग अलग अर्थ निकल के आता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं राज्य की बात करूं, स्टेट की बात करूं, अब आप देखिए स्टेट आपको कैसे दिखेगा। अगर मैं इसको पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से देखूं, पीएस मतलब पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के हिसाब से देखूं, तो ये एक हमें सरकार दिखता है। हम सरकार के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टेट शब्द। वैसे ही अगर मैं एक आर्टिकल 12 में जाऊं, आप जानते ही हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट, जो हमारे भाग तीन आपका आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो वहाँ पर 12 देखूँ, वहाँ पर स्टेट को परिभाषित किया है। तो वहाँ पर क्या क्या बता रखा है, स्टेट में क्या क्या आएगा, पार्लियामेंट आएगी, कोर्ट्स आएंगे, अथॉरिटीज़ आएंगी, राइट, सरकारें आएंगी, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इस तरह से आपको बता रखा है, ठीक है। अब कोर्ट्स में मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें भी हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, कोर्ट जब एक न्याय का काम करता है तब वो राज्य की परिभाषा में नहीं आता है, परंतु जब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है तो राज्य की परिभाषा में आता है कोर्ट, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे कि अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूं, ठीक है, क्रिमिनल लॉ की बात करूं तो वहाँ पर स्टेट मतलब होता है प्रोसिक्यूशन। आप जानते ही हैं कि क्रिमिनल लॉ में हमेशा जो प्रोसिक्यूशन किया जाता है वो राज्य के द्वारा किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ पाए। तो आपने देखा राज्य को अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरीके से विभाजित किया जाता है या समझाया जाता है या इसका अर्थ लगाया जाता है, राइट। तो यही इसका मतलब है कि जो डिफरेंट मीनिंग आ रही हैं वो अलग अलग डोमेन में आती हैं, अलग अलग परिस्थितियों में आती है। इसीलिए जुरिस्प्रूडेंस हैज़ वन प्रॉपर मीनिंग, ये एक मिसकंसेप्शन है, राइट, ये एक मिसकंसेप्शन है। वही बात होगी, क्या स्टेट का एक ही अर्थ होगा? बिल्कुल नहीं। तो जो भी कहता है कि जुरिस्प्रूडेंस जो है उसका पर्टिकुलर एक अर्थ होता है, ऐसा नहीं होता, ये एक मिसकंसेप्शन है, राइट। पाँचवें में हमें दिखता है, पाँचवें पॉइंट में हमें क्या बताते हैं कि जैसे कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, आलोचना करते हैं कि जो जुरिस्प्रूडेंस जो है वो साइंटिफिक नहीं है, नॉट साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं गलत है। देखिए साइंटिफिक का मतलब जो है, अगर कोई ऐसा समझता है कि नेचुरल साइंस को ही साइंटिफिक कहा जाएगा, नेचुरल साइंसेस जो होती हैं उन्हीं को अगर साइंटिफिक कहा जाएगा तो ये गलत है। नेचुरल साइंस का मतलब होता है जैसे यहाँ पर फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, ये सब इसमें नेचुरल साइंसेज में आता है, उसी को साइंटिफिक कहा जाएगा तो गलत हो जाएगा। उसको साइंटिफिक कहा जाएगा ये सही होगा, और उसी को सिर्फ केवल नेचुरल साइंसेज को ही केवल साइंटिफिक कहा जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या कहा मैंने? नेचुरल साइंसेज जो होती है वो साइंटिफिक होती हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु यहाँ पर आप ओनली लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप जुरिस्प्रूडेंस को भी देखेंगे तो जुरिस्प्रूडेंस क्या करता है, वो भी एक लॉजिक बेस में काम करता है, एक रीजनिंग होती है उसमें, ऐसे काम नहीं करता हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जुरिस्प्रूडेंस का, भारत के हिसाब से, भारत के अभी तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजेस की बेंच वाला केस, जिसका नाम है केशवानंद भारती केस, 1973 का केस है ये। तो यहाँ पर आपने देखा था कि इसमें अगर जो भी बात की गई है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो उसका आधार है रीजनिंग है, लॉजिकल है और सिस्टमेटिक है। तो इसीलिए अगर ये इस तरह का जो केशवानंद भारती मैंने आपको दिखाया है, राइट, जैसे मैंने मनेका गांधी केस जो है 1978 का, जिसके द्वारा ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया भारत में, तो ये सब एक रीज़न बेस होता है, लॉजिकल होता है, सिस्टमेटिक होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक एम्पेरिकल अप्रोच बनती है। तो इसीलिए ये कहना गलत होगा कि जुरिस्प्रूडेंस जो है वो साइंटिफिक नहीं होता है। जुरिस्प्रूडेंस अपने में ही एक साइंटिफिक है। अगर ये अपने में ही साइंटिफिक है तो कहीं ना कहीं इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, राइट, क्योंकि ये रीजनिंग बेस होता है, राइट। अब आगे देखते हैं छठवीं चीज़ हमें क्या बताते, एक सेकेंड, सिक्स्थ हमें क्या बताते हैं, वो सिक्स पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें, वो क्वेश्चन उठाते हैं कि वाई सच टर्म्स आर
अवॉइडेड टुडे इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। कौन से वर्ड जो अभी हमने चर्चा करी थी, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, राइट। जैसे जूरिस्प्रूडेंस की मेडिकल, जैसे कोई भी डोमेन है उसके आगे जूरिस्प्रूडेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, ऑल्दो ओकेशनली तो इनका इस्तेमाल होता है, पर जनरली आप देखोगे इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसा क्यों? इंडिया में भी आप देख लीजिए, इंडिया में भी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस नहीं होगा। इंडिया में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस नहीं होगा। इंडिया में क्या होगा? जैसे इंडिया में हो सकता है, इंडिया में होता है, हो सकता नहीं, होता है, इंडिया में होता है, जैसे हेल्थ लॉ होते हैं, हेल्थ लॉ होते हैं, मेडिकल लॉ होते हैं, मेडिकल लॉ होते हैं, राइट। ये होते हैं, जूरिस्प्रूडेंस नहीं होते हैं। मेडिकल हेल्थ जूरिस्प्रूडेंस, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ऐसा कभी नहीं कहते हैं, अगर आप देखेंगे। क्यों? मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो हेल्थ लॉ होते हैं ये एक अप्लाइड लॉज होते हैं। अप्लाइड लॉज यानी कि अप्लाइड लॉज का मतलब होता है कानून कैसे अप्लाई किया जा रहा है, बस वो पढ़ना है। वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोग हेल्थ से रिलेटेड, जैसे डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोग ने उससे रिलेटेड लॉज को पढ़ना होता है, और आम जनता को भी उससे रिलेटेड जो अप्लाइड लॉज हैं वो उसकी जानकारी होना अनिवार्य होता है कि अगर ये करेंगे, अगर नहीं किया तो हमें क्या दंड मिलेगा, राइट, उसकी क्या सज़ा है, किस तरह से करना है, राइट। जूरिस्प्रूडेंस एक अलग विषय बन चुका है आज के समय में। जूरिस्प्रूडेंस कहीं ना कहीं कानून क्यों है, ऐसा कानून क्यों है, समाज के लिए क्यों ज़रूरी होता है, ये चीज़ें जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ी जाती है। तो आज के समय में देखिए, जूरिस्प्रूडेंस एक अलग सब्जेक्ट बन चुका है, इसीलिए हम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ऐसा नहीं करते हैं। हम कह देते हैं हेल्थ लॉ कह देते हैं, मेडिकल लॉ कह देते हैं, राइट। क्यों? आंसर क्या है इसका? क्योंकि आज के समय में ये जो डोमेन है, चाहे हेल्थ है, मेडिकल है, ये जितने भी हैं, चाहे वो नॉर्मेटिव हो, चाहे वो आपके एम्पेरिकल हो, यहाँ पर अप्लाइड लॉज की जगह होती है, अप्लाइड लॉ का स्थान होता है। इसीलिए यहाँ पर हम जूरिस्प्रूडेंस का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत सारे जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ होती हैं वो अब इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, रादर वो क्या इस्तेमाल करती है? मेडिकल लॉ। इंडिया में भी आप यही देखेंगे, राइट। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, एक बार हम देख लेते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा। तो जितना हमने इसका एक कंसोलिडेशन है वो क्या है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है उसका एक अर्थ नहीं होता है। जूरिस्प्रूडेंस का क्या है? does not have one fixed meaning। जैसे मैंने अभी आपको स्टेट का एग्जांपल दिया था, राइट। और कहीं ना कहीं अगर मैं इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखूं, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा नॉलेज ऑफ लॉ। इसका विकास ऐसे हुआ, सबसे पहले इसको नॉलेज ऑफ लॉ की तरह रखा गया, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ब्रांच ऑफ लॉ, जैसे कि मैंने एम्पेरिकल हो गया या नॉर्मेटिव विषय हो गए। जैसे इक्विटी जूरिस्प्रूडेंस हमने देखा, जहाँ पर इक्विटी से संबंधित जो भी कानून, अप्लाइड कानून है, उसकी बात की गई। आगे चल के हमने मेडिकल में देखा, राइट। और आगे हमने देखा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर डिसिप्लिन। वही मतलब जैसे कि मैंने कहा, जहाँ अप्लाइड लॉस की बात की गई थी कि जैसे कोई मेडिकल वाला है उसको जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ना है, उसने बस ये पढ़ना है जो उससे रिलेटेड अप्लाइड लॉ है, कि अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो क्या होगा। जैसे जैकब मैथ्यू वाला केस मैंने आपको बताया था 2005 का। तो ये जो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो सेकंड और थर्ड आपस में मिलता जुलता है, ठीक है। तो सेकंड में क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रांच ऑफ लॉ। जैसे इक्विटी लॉ का मैंने एग्जांपल दिया था, इक्विटी जूरिस्प्रूडेंस, उसमें इक्विटी से संबंधित जो भी कानून है उनको समझाया गया था। और जो थर्ड वाला है, जितना समय आगे बीता, तो यहाँ पर सिर्फ अप्लाइड लॉज की बात की गई है, अप्लाइड लॉ, राइट। मतलब मोटा मोटा आपने ये समझ लेना है कि जूरिस्प्रूडेंस इंडिविजुअली काम नहीं कर रहा था, फिर धीरे धीरे फिर इसका जो ग्रोथ होगा, आगे चल के ग्रोथ होगा, फिर जाके ये क्या होगा, अपना एक मुकाम हासिल करेगा इंडिविजुअली, राइट।
तो ये हमने पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है अब देखिए ये जो भी हमने पढ़ा है एक बार हम इसको देख लेते हैं, क्या हमने यही पढ़ा है। देखिए तो यहाँ पर एक बार देखते हैं, लेट्स सी। द लैटिन एक्सप्रेशन जुरिस, मैंने बताया था लैटिन से आया है। ये क्या है, ईदर नॉलेज और स्किल इन नॉलेज, हमने पढ़ा है स्किल ऑफ लॉ। रोमन जुरिस जो है इन्होंने कभी भी इस सब्जेक्ट को डेवलप नहीं किया अलग से, वो भी पढ़ा हमने। इन द सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ द वर्ड समटाइम डिस्क्राइब एक्सपोजिशन ऑफ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लॉ। एक्सपोजिशन मतलब होता है उस चीज़ को समझाना, जैसे इक्विटी जुरिस्प्रूडेंस मैंने बताया था, इसमें इक्विटी से संबंधित जो भी कानून है उसको समझाया गया, राइट। आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। इन अ वाइड सेंस, अगर वाइडर सेंस में देखा जाए, जुरिस्प्रूडेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द लीगल कनेक्शन ऑफ एनी बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, जैसे अगर नॉलेज की बात क्या है की जाए, डेंटल जुरिस्प्रूडेंस हो गया, आर्किटेक्चरल जुरिस्प्रूडेंस हो गया, मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस हो गया, तो इनको कहीं ना कहीं इनके लीगल एस्पेक्ट को समझाने के लिए जुरिस्प्रूडेंस का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सम क्रिटिसिज्म ऑफ दिस टर्म वो सम हाउ मिसकंसीव्ड, कुछ मिथ्या है। क्या मिथ्या है? टेंडेंसी टू सपोज दैट द वर्ड जुरिस्प्रूडेंस हैज़ और शुड हैव सम प्रॉपर मीनिंग। ये कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था वो कहीं ना कहीं गलत। जैसे राज्य की बात मैंने बताई थी, राज्य का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आर्टिकल 12 में देखेंगे तो राज्य कुछ और है। पॉलिटिकल साइंस में राज्य मतलब सरकार है, और वहीं पर मैं अगर एक क्राइम की बात करूँ तो वहाँ पर राज्य एक प्रोसिक्यूशन का काम करता है, राइट। तो इसलिए जिस तरह से अभी मैंने बताया आपको राज्य अलग अलग होता है, वैसे ही जुरिस्प्रूडेंस जो है उसको कहीं ना कहीं आप एक में नहीं रख सकते, एक सीमित टर्मिनोलॉजी में नहीं रख सकते, राइट। आगे देखते हैं। एज विल अपेयर नो वर्ड्स लीस्ट एफ जुरिस्प्रूडेंस हैज़ अ प्रॉपर मीनिंग। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर मीनिंग नहीं है। आगे क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है कि ये साइंटिफिक नहीं है, तो मैंने उसमें बताया था आपको ऐसा नहीं है। जब साइंटिफिक जो स्टडी होती है वो एम्पिरिकल के आधार पे होती है, और एम्पिरिकल का मतलब होता है जहाँ पर आपके सेंसेस के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाता है, राइट, जहाँ पर लॉजिक चलता है, रीजनिंग चलता है। तो यहाँ पर हमारा जो जुरिस्प्रूडेंस है उसमें भी हमारा लॉजिक, रीजनिंग, सिस्टमेटिक ये सब चलता है, जैसे मैंने आपको केशवानंद भारती केस का एग्जाम्पल दिया था, राइट। आगे देखते हैं। द रीज़न फॉर अवॉइडिंग टर्म लाइक मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस इस दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नो लॉन्गर करेंट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि मैंने कहा था ये जो मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस है भारत में भी आप देखिए मेडिकल लॉ हो जाएगा, हेल्थ लॉ हो जाएगा, जुरिस्प्रूडेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को पढ़ रहे हैं, जैसे मेडिकल लॉ को जो पढ़ रहा है, जो मेडिकल का स्टूडेंट है या जो आम लोग हैं, उनको सिर्फ अप्लाइड लॉ से मतलब होना चाहिए। कानून क्या है, कहाँ से आया है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ होती हैं वो इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करती हैं। जैसे मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस, वो मेडिकल लॉ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आगे चल के जुरिस्प्रूडेंस अपनी आइडेंटिटी हासिल करेगा, और जुरिस्प्रूडेंस एक तरह की फिलॉसफी है, राइट। तो ये चीज़ देखिए, ये हमने पढ़ा। तो देखिए एक छोटा सा पैराग्राफ है और उसमें कितना सीखना पड़ता है, तब जाके हमें इस तरह की किताब समझ में आती है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये जो मेरा प्रयास है आप लोग के काम आ रहा होगा, क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस एक अपने में ही फिलोसफिकल एंगल है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इसको एग्जाम्पल से समझाऊँ आप लोग को, राइट। तो यहीं से ये सेशन एंड करते हैं, अब हम मिलेंगे लेक्चर 3 में। जय हिंद गाइस।